इंसान को हमारे डेटा में रखना है या नहीं रखना है, बिकॉज इज एन एक्सट्रीम वैल्यू जो हमें पूरा या तो अनयूजुअली स्मॉल या अनयूजुअली बिग जो हमारे डेटा को अफेक्ट कर रही है, so that is called as an outlier. Next, central tendency we have already seen, mean, mode, median. Next. 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 No issue. Next. Again next. Again next. Measures of dispersion, you have written all this down. Now we'll go next. Ranges largest minus smallest likha hai, we have written highest minus lowest, same thing. Next. Interquartile ranges, quartile 1 और quartile 3 का difference, this we had not studied but this is just it कि जो 75th पोजीशन पे नंबर है और जो 25th पोजीशन पे नंबर है उनका डिफरेंस इज कॉल्ड एज इंटरक्वार्टाइल रेंज. नेक्स्ट, वेरिएंस वी हैव सीन, स्क्वायर ऑफ डेविएशन. नेक्स्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन वी हैव सीन, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस. नेक्स्ट, scales we have seen, nominal, ordinal, interval and ratio. Next. 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 We have seen some words from here, normal distribution curve में skewness हमने देखा, kurtosis देखा. हम इस स्लाइड पे वापस आएंगे. We'll see the diagrams first. We'll come back to this slide. Next. हाँ, ये वाला डायग्राम को आप थोड़ा देर हम लोग पूरा समझ लेंगे ध्यान से. आप सबसे बीच वाला जो कर्व है वो देखिए, दैट इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. उसका 2 पॉइंट देखिए लास्ट वाले. प्रीति थोड़ा पॉइंट कर दीजिए टेल्स की तरफ, जहाँ पे डेटा बीच वाला कर्व, बीच वाले कर्व में जहाँ एंड हो रहा है कर्व, वो जो 2 पॉइंट्स है, दीज आर कॉल्ड एज टेल्स, 1 टेल एंड 2 टेल. पीक आप देखिए एक तरफ, आजू बाजू में आप देखिए, फर्स्ट वाला डायग्राम ले लीजिए प्रीति. यहाँ पे देखिए टेल सिर्फ एक ही तरफ है, और अभी यहाँ ध्यान से देखिए ऊपर लिखा है स्क्यूड लेफ्ट. आप जो नीचे का लाइन है उसको इमेजिन करिए नंबर लाइन. अगर नंबर लाइन है तो हमारा जो टेल है वो निगेटिव साइड में है, नंबर लाइन के निगेटिव साइड में है, लेफ्ट साइड में है, इसीलिए हम लिख रहे हैं स्क्यूनेस इज इक्वल टू 0 एंड द कर्व इज स्क्यूड लेफ्ट. अब इधर वाले कर्व में आ जाइए. यहाँ पे टेल देखिए, टेल किस तरफ है, राइट साइड में है, नंबर लाइन के पॉजिटिव साइड में है, तो हम लिख रहे हैं स्क्यूनेस इज मोर देन 0, इसीलिए द कर्व इज कॉल्ड स्क्यूड राइट. तो हमको ये देखना है कि टेल कौन सी साइड में है. अगर टेल राइट साइड में है तो पॉजिटिव है वो कर्व, अगर टेल लेफ्ट साइड में है तो वो कर्व निगेटिव है. यहाँ समझा के बेटा आपको ये वाला चीज? एनी कंफ्यूजन हियर? तो आप अपने नोटबुक, हाँ कोई बात नहीं बेटा, आप एक नोटबुक में नोट लिखिए, नोट लिख लीजिए. The tail of the curve, the tail of the curve represents the error region. The tail of the curve represents the error region. ERROR. The tail of the curve represents the error region. Full stop. The error region is also called. The error region is also called critical region. CRITICAL. Critical region. Or rejection region, or rejection region. The error region is also called critical region or rejection region. Full stop. If the tail of the curve, if the tail of the curve is in the right, if the tail of the curve is in the right, comma, it is positively skewed. It is positively skewed. If the tail of the curve is in the right, comma, it is positively skewed. Full stop. If the tail of the curve is in the left, if the tail of the curve is in the left, it is negatively skewed. It is negatively skewed. Full stop.
ये स्लाइड समझ में आई क्या बेटा आप लोगों को? कोई परेशानी है क्या किसी को? इट्स क्लियर मैम। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। एक फॉर्मूला है बेटा इस स्लाइड पे नीचे स्क्यूनेस कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन हम लोग एक्सेल में करते हैं तो एक्सेल में ऑटोमेटिकली वैल्यू मिल जाती है, तो हम मैनुअल फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं, ना ही आपको एमसीक्यू में पूछा जाएगा, बट आई हैव गिवन इट देयर। नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए कर्टोज्ड कर्व है। अब यहाँ टेल, तीनों कर्व में देखिए दोनों दोनों टेल्स हैं। वी हैव बोथ दो टेल्स इन ऑल द थ्री कर्व्स। बीच का जो कर्व है वो नॉर्मल है, साइड का जो कर्व एक बहुत नीचे दब गया है और एक बहुत ऊपर है, मतलब जो पीक है या तो नीचे आया है या ऊपर आया है। तो पहला जो डायग्राम है उसमें ये जो पीक था ये देखिए नीचे आ गया है यहाँ पे। अभी ये जो डायग्राम है जहां मैम पॉइंट कर रहे हैं ये फ्लैट होता जा रहा है, इसीलिए इसका नाम है प्लेट जैसा होता जा रहा है, प्लाटो जैसा। इसका नाम है प्लेटिकर्टिक, PLATYCUKURTIC, प्लेटिकर्टिक कर्व। इसमें टेल जो है वो फ्लैटर होती है और कर्टोसिस इज लेस देन 0। अब राइट साइड वाले में देख लीजिए, कर्व ऊपर चला गया है, इट इज कॉल्ड एज लेप्टोकर्टिक कर्व, पीक बहुत शार्प हो गया है और इट इज अ पॉजिटिव कर्व, इज मोर देन 0। और बीच वाला जो कर्व है उसको बोलते हैं मीजोकर्टिक कर्व, पीक नॉर्मल है, कर्टोसिस की वैल्यू 0 है। So this is all about the kurtosis curve. Next. This is the formula to calculate kurtosis. Next. यहाँ डायग्राम हम देख लेंगे, जो चीजें हमने लिखी है वही फिर से है कि पॉजिटिव स्क्यू में टेल इज इन द राइट, निगेटिव स्क्यू में टेल इज इन द लेफ्ट, और ये तीनों कर्व्स के नाम हैं। नेक्स्ट। ओके, बिफोर दैट वो वाली स्लाइड ले लीजिए जिसपे पैरामीट्रिक नाम लिखे हुए थे, और पहले, हाँ यहाँ पे। अभी यहाँ देखिए बेटा, आपको दो वर्ड्स दिख रहे हैं, पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो अपने नोटबुक पे लिखे पैरामेट्रिक टेस्ट। उसमें लिखिए इफ डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इफ डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ब्रैकेट में लिखेंगे स्क्यूनेस इज इक्वल टू कर्टोसिस इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट में लिखेंगे स्क्यूनेस इक्वल टू का साइन दीजिए कर्टोसिस, इक्वल टू का साइन दीजिए 0। ब्रैकेट कंप्लीट। वी अप्लाई, ब्रैकेट कंप्लीट, फिर लिखे वी अप्लाई पैरामेट्रिक टेस्ट, वी अप्लाई पैरामेट्रिक टेस्ट। मतलब हमको देखना है कि हमारा जो डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है। वो कैसे देखेंगे? हम स्क्यूनेस और कर्टोसिस कैलकुलेट करेंगे, उसकी वैल्यू अगर 0 या 0 के आसपास है तो हम बोलेंगे हाँ हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसे समय पे जो टेस्ट हम यूज करेंगे वो होंगे पैरामेट्रिक टेस्ट। कोई दिक्कत है बेटा यहाँ तक? Whatever I have said, have you understood? मैडम फॉर्मूला फिर से बताइए। काय का फॉर्मूला बेटा? मैडम इसकी पैरामीटर टेस्ट का फॉर्मूला तो कोई नहीं है बेटा ऐसा, मैंने तो नहीं कुछ नहीं, नहीं बताया। इफ डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, आपने बताया ना जो नोट लिखने के लिए। हाँ हाँ, Ma'am, she's saying skewness is equal to 0, kurtosis is equal to 0. That she's asking. ठीक है, यस मैम, लिख लीजिए। हाँ, फिर ये लिखा आपने? मेरा रिपीट बोलने कर का दीजिए मतलब, मैडम एक बार फिर से। एक मिनट सुनिए। मेरा कहने का मतलब है पैरामेट्रिक टेस्ट हम कब लगाएंगे? दो टाइप के टेस्ट है, एक टाइप के टेस्ट को बोलते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट, दूसरे टाइप को बोलते हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो हमको सिलेक्ट करना होता है कि डेटा पे हम कौन सा टेस्ट लगाएं। तो हम कैसे सिलेक्ट करते हैं? हम देखते हैं कि स्क्यूनेस और कर्टोसिस की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं अगर वो 0 है तो हम पैरामेट्रिक लगाते हैं, अगर 0 नहीं है तो हम नॉन पैरामेट्रिक लगाते हैं। तो वो मैंने ऐसे लिखवाया है आपको कि इफ द डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड,
ब्रैकेट में हमने लिखा है स्क्यूनेस इज इक्वल टू 0 कॉमा कर्टोसिस इज इक्वल टू 0 ब्रैकेट कंप्लीट वी अप्लाई पैरामीट्रिक टेस्ट। अभी समझा क्या? ओके मैडम, बहुत सही बताया। ठीक है। थैंक यू अभी मैडम। नेक्स्ट टॉपिक लिखे नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। अब उसमें सेम इसी सेंटेंस को अलग तरीके से लिखना है। मैं पहले सेंटेंस बता देती हूँ, फिर आप लिखिए कि व्हेन द डेटा इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ऊपर का नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, अब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कॉमा वी अप्लाई नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, बस। तो अब इसमें लिखिए नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, आपने टॉपिक लिखा, उसके नीचे लिखिए is used when the data is not normally distributed, is used when the data is not normally distributed, बस full stop। ओके, नेक्स्ट स्लाइड ले। Excuse me, ma'am. Tinu ma'am, hypothesis वाली slide? Preeti ma'am, I think Tinu ma'am is on mute now. Just wait. Hello? Hello, Tinu madam, kindly unmute yourself. मैडम को कोई कॉल आया है, that's why she is on mute. Just wait for a few minutes. Am I audible? Yes, ma'am. Okay, please wait. Yes, madam. आज ये सेशन खत्म होने के बाद 2 बजे से इवनिंग आफ्टरनून सेशंस में यू विल बी हैविंग सेमिनार कॉमर्स मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स। आर यू रेडी? कॉमर्स वाले पार्टिसिपेंट? Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. और मुझे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि एग्जाम कितने बजे रहेगी। दो इंस्ट्रक्शंस आई विल गिव यू शॉर्टली। प्रोबेबल टाइमिंग तो 11 बजे का ही रहेगा। 11 बजे अपनी एग्जाम होगी। 40 मिनट्स की एग्जाम रहेगी। 12 बजे तक आप लोग फ्री हो जाएंगे। जो आउटसाइडर्स है, जो नागपुर के बाहर के हैं, वो 1 डे प्रायर ही ट्राई करिए कि वो नागपुर आ जाए, या तो फिर मॉर्निंग थोड़ा जल्दी नागपुर पहुंचने का ट्राई करिए। 10:30 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा एग्जाम का। एग्जाम के समय मास्क, फेस मास्क पहनना जरूरी है, कंपलसरी। उसके सिवा वहाँ पे अंदर आने की परमिशन नहीं रहेगी। और फोटो आईडी आपको साथ में लेते आना है। आधार कार्ड, पैन कार्ड या तो लाइसेंस, एनीथिंग। आपका फोटो जिस पे रहेगा वो फोटो आईडी इज कंपलसरी। 11 बजे एग्जाम चालू होगी। 10:30 बजे आपको सेंटर पे रिपोर्ट करना है। सेंटर रहेगा LIT कैंपस, परीक्षा भवन, सबको पता होगा, जहाँ पे PhD सेल है। PhD सेल के ऊपर का फ्लोर है स्पॉट वैल्यूएशन सेंटर। वहाँ पे आपकी एग्जाम होगी। किसी को कुछ डिफिकल्टी होगी तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। तब तक मैडम आते हैं तो वी विल प्रोसीड।
Tinu ma'am, am I audible? I think she left the meeting. She will again join. Ma'am, Yes. do you need to come with any documents while exam like registration letter or something? Nothing is required. Only photo ID is required. Okay, ma'am. Okay, thank you. Okay. Okay, am I audible? Yes, ma'am. Please continue. या कहाँ थे बेटा हम लोग? कोई पूछ रहा था मुझे रियल लाइफ एग्जाम्पल. Ma'am, I was asking about real life example of parametric and non-parametric test. हाँ, we'll In do short. that बेटा. हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे अभी थोड़ी देर में. Okay, okay. Thank you, ma'am. Okay. ओके. हाँ, चलिए. अब ये हाइपोथेसिस वाला स्लाइड हमने सारा लिखा हुआ है. ये नोटेशन शॉर्ट में है ना? नेक्स्ट. हाँ, यहाँ पे ये दो जो वर्ड्स हैं ये लिख लीजिए आप. लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिख लीजिए पहले नोटबुक में. मैं उसका आपको समझा भी देती हूँ, लिखवा भी देती हूँ, देन विल मूव अहेड. लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सिर्फ ये वर्ड लिखिए नोटबुक में. अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए. अगर सपोज मैंने आपको कोई काम दिया जो आपको 100 टाइम्स करना है. पहले स्कूल में बचपन में मैम बोलती थी ना टेबल 100 टाइम लिख के लाना. तो मैंने कुछ तो काम दिया जो 100 टाइम्स आपको करना है. उसमें से आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी गलती 4-5 बार हुई होगी बट मैक्सिमम टाइम्स नहीं हुई होगी. तो सपोज आपकी गलती 5 बार हुई होगी तो हाउ मेनी टाइम्स आर यू करेक्ट? 95. 95. 95 मैम. करेक्ट. अगर आप 5 बार गलत हो तो 95 95 बार times. करेक्ट हो. ठीक है. अगर आप एक बार गलत हो तो कितनी बार करेक्ट हो? 99. 99. 99. अगर आप एक भी बार गलत नहीं हो तो कितने बार करेक्ट हो? 100 times. 100 टाइम्स. 100%. तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी रिसर्च डेटा एनालिसिस जब हम चालू करते हैं उसके पहले हम अज्यूम करते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगी हमारे डेटा कलेक्शन में, या तो लोग अगर हम सर्वे कर रहे हैं तो लोग शायद कुछ गलत आंसर्स दे देंगे, या फिर हम लैब में हैं तो हमारा इंस्ट्रूमेंट बहुत पुराना है, या फिर हवा आती है, लैब की खिड़की टूटी हुई है तो रीडिंग्स में फर्क आ सकता है. तो हम एक अजम्पशन लेके चलते हैं कि 5% टाइम्स हमारी गलती हो सकती है. देयर मे बी एन एरर ऑफ 5%. तो ये जो हम एरर अज्यूम करके चलते हैं उसको बोलते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. अगर हम एरर अज्यूम कर रहे 5% तो हम कॉन्फिडेंट कितने बार हैं कि करेक्ट होंगे? 95%. तो जो 95% हुआ वो हुआ हमारा कॉन्फिडेंस लेवल, जो नीचे का वर्ड है. और जो एरर हुआ वो हुआ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. समझा क्या बेटा आपको? डिड यू गेट इट? The error that we are assuming Yes, ma'am. is your Yes, level of ma'am. significance, and 100 minus your error is your confidence level in Yes, ma'am. numbers. अगर हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं so we write it in decimal points. तो हम लिखेंगे 0.05 अगर एरर है तो 0.95 is correct. Are we okay? Are we okay? Yes, ma'am. आगे चलिए. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ओके. यहाँ पे देखो ये जो नोटेशन है ना ये है म्यू. पहला वाला पैरामीटर के नीचे दो सिंबल दिख रहे हैं आपको. वो जो पहला सिंबल है उसको बोलते हैं म्यू और दूसरा जो सिंबल है उसको बोलते हैं सिग्मा. पहला सिंबल डिनोट्स द पॉपुलेशन का मीन और सिग्मा डिनोट करता है पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन. क्योंकि ये नोटेशन पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं इसीलिए इनको बोलते हैं पैरामीटर. और अगर ये जो x है स्मॉल x और स्मॉल s जो नीचे स्टैटिस्टिक के नीचे ये सैंपल के बारे में बता रहे हैं इसलिए इनको बोलते हैं स्टैटिस्टिक. स्टैटिस्टिक्स नहीं, सिर्फ स्टैटिस्टिक. तो इफ दे आर डिनोटिंग, if the notation is representing a sample it is called a statistic. If it is representing a population it is called a parameter. Are we okay? ये सिर्फ सिंबल्स अलग अलग क्यों हैं वो है. नेक्स्ट स्लाइड. ओके नेक्स्ट. ठीक है. अभी एक्सेल में क्या होता है बेटा? एक्सेल में एक टैब होता है डेटा एनालिसिस का.
वो डेटा एनालिसिस पे जब आप क्लिक करते हो तो एक विंडो आता है जिसमें ऊपर लिखा होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। उस पे जैसे ही आप क्लिक करते हो और डेटा को सिलेक्ट करते हो तो ये वाला टेबल मिलता है जो साइड में लिखा है, एक ही क्लिक में मिल जाता है वो हमको। उसमें ये सारी वैल्यूज मिल जाती है, मीन, स्टैंडर्ड एरर, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, सैंपल वेरिएंस, और देखो कट लॉसेस और स्क्यूनेस की भी वैल्यूज लिखी है, फिर रेंज, मिनिमम, मैक्सिमम। अब हम क्या करते हैं रियल लाइफ में, देखिए आइडियली टेक्स्ट बुक में लिखा होगा स्क्यूनेस और कट लॉसेस 0 होना चाहिए फॉर डेटा टू बी नॉर्मल, लेकिन हम प्रैक्टिकल लाइफ में जब रिसर्च करते हैं तो डिपेंडिंग ऑन आवर ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च और कितना एक्यूरेट डेटा है लोगों का, उस पर डिपेंडिंग हम लोग अपना रेंज डिसाइड करते हैं कर्टोसिस और स्क्यूनेस का, कि कहाँ तक हम लोग नॉर्मल उसको गिनेंगे। तो ओपिनियन बेस्ड सर्वेज जहाँ होते हैं कि भाई इलेक्शन में कौन जीतेगा, वहाँ -2 से +2 का रेंज लिया जाता है। अगर लैब का डेटा है जहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करके आप रीडिंग्स ले रहे हो तो -1 से +1 के रेंज में भी हम स्क्यूनेस कर्टोसिस को नॉर्मल ही बोल देते हैं। नेक्स्ट, स्कैटर प्लॉट मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया। नेक्स्ट, हाँ, अब आप अपने नोटबुक में एक वर्ड लिखिए कोरिलेशन। नोटबुक में वर्ड लिखिए कोरिलेशन। कोरिलेशन मतलब दो वेरिएबल्स का आपस में संबंध। हमने जैसे कॉज एंड इफेक्ट पढ़ा कि एक बढ़ रहा है, अगर हम पढ़ाई ज्यादा कर रहे हैं तो हमारा परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है, मतलब एक अगर वेरिएबल बढ़ रहा है हमारा तो दूसरा भी बढ़ रहा है। तो ये पहला वाला डायग्राम दिखाता है लीनियर रिलेशनशिप, वन इज इंक्रीजिंग द अदर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। उसके नीचे वाला डायग्राम बताता है कि अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है, देखिए एक्स का वेरिएबल तो बढ़ रहा है और वाई वाला कम हो रहा है, तो अगर एक बढ़ रहा है और दूसरा कम हो रहा है सो दैट इज कॉल्ड अ नेगेटिव कोरिलेशन। और हमेशा लीनियर रिलेशनशिप्स नहीं रहती हैं, कर्वी लीनियर भी रहती हैं, सो दिस इज ऑल अबाउट दैट। तो अभी आपने जो नोटबुक में कोरिलेशन लिखा वहां पे लिखिए when one variable increases, ब्रैकेट में लिखिए इंडिपेंडेंट, ब्रैकेट में लिखिए इंडिपेंडेंट, मतलब कौन सा वेरिएबल बढ़ रहा है आपका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कॉमा the other variable also increases, the other variable also is, when one variable increases the other variable also increases, ब्रैकेट में लिखेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल, ब्रैकेट में लिखेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल, कॉमा the correlation is positive, the correlation is positive। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे when both variables decrease together, when both variables decrease together मतलब एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम हो रहा है, when both variables decrease together comma the correlation is again positive, the correlation is again positive। इसका क्या मतलब है, या तो दोनों वेरिएबल साथ में बढ़ रहे हैं या दोनों वेरिएबल साथ में कम हो रहे हैं तो कोरिलेशन होगा पॉजिटिव। थर्ड पॉइंट लिखिए when one increases and the other decreases, when one increases and the other decreases comma the correlation is negative, जब एक वेरिएबल तो बढ़ रहा है लेकिन दूसरा कम हो रहा है so write down the correlation is negative। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो पॉइंट्स हैं कोरिलेशन के, अगर परफेक्ट कोरिलेशन है तो वो सारे पॉइंट एक ही लाइन पे आ जाएंगे। फिर लाइन से जितना दूर दूर रहेंगे, ज्यादा दूर रहेंगे तो कोरिलेशन हम बोलेंगे बहुत वीक है, वेरिएबल्स में कोई खास इन आपस में इनमें रिलेशन है नहीं। अगर नजदीक नजदीक पॉइंट्स है तो हम बोलेंगे कि हाँ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है इनमें, अगर एक को कुछ होगा तो दूसरे को भी, दूसरे पे उसका असर आएगा, सो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। नेक्स्ट, यहाँ आप देखेंगे कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई बढ़ रहा कम हो रहा ऐसा कुछ भी नहीं है, इट इज काइंड ऑफ अ लीनियर रिलेशनशिप और रैंडम रिलेशनशिप, तो यहाँ कोरिलेशन हम बोलेंगे नहीं है आपस में। नेक्स्ट, सो दिस इज हाउ इट लुक्स ऑन एक्सेल में अगर हम करते हैं
सो अगेन वी गो टू द डेटा एनालिसिस टैब, हम उसको क्लिक करते हैं, वहां कोरिलेशन आपको दिखाई देता है, आप इनपुट ले लेंगे तो वहां पे आउटपुट आपको मिल जाता है. If time permits and if Preeti ma'am is able to show you, she'll show you how it is done on Excel, but it is not required for your exam altogether. Next. Next. Regression is not there, so we are just skipping the slides. Next. जो स्लाइड्स में स्किप कर दे रही हूँ बेटा, यहाँ से 5 स्लाइड्स, 4 या 5 स्लाइड्स है, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन योर प्री पीएचडी कोर्स. नेक्स्ट. इवन दिस इज नॉट इंक्लूडेड. नॉट इंक्लूडेड. इन्फरेंशियल स्टार्ट, देखो जो हमने डायग्राम्स देखे स्ट्रॉन्ग और वीक रिलेशनशिप के, वहां से लेके यहाँ के 3-4 जो स्लाइड्स थे, नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस. अभी इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स. नेक्स्ट. नेक्स्ट. हाँ, अभी यहाँ ये मेन पॉइंट है, इसको ध्यान से समझ लेंगे. अब स्लाइड्स की तरफ नहीं देखेंगे, अभी हम लोग पहले लिख लेंगे. इसको 10 मिनट लगेगा. अगर चाहें तो प्रीति मैम आप स्लाइड्स बंद भी कर सकती हो, मैं पहले लिखवा देती हूँ इन लोगों को अच्छे से, एंड देन वी कैन स्टार्ट. अदरवाइज जैसे आपको ठीक लगता है. अब आप लिखिए बेटा टाइप्स ऑफ रिसर्च क्वेश्चंस. सिर्फ टॉपिक लिखिए, टाइप्स ऑफ रिसर्च क्वेश्चंस. Question number 1. Question number 1. Is there a difference? Question number 1. Is there a difference between the groups under study? Is there a difference between the groups under study? Question number 1. Is there a difference in the groups under study? उसके नीचे लिखेंगे this question is answered by, this question is answered by conducting a comparative analysis. This question is answered by conducting a comparative analysis of the groups. A comparative analysis of the groups, full stop. उसके नीचे लिखिए case 1. Case 1, if there are 2 groups. Case 1, if there are 2 groups. उसमें स्मॉल a लिख के अगले लाइन में लिखेंगे. स्मॉल a अगले लाइन में लिखेंगे. If we have a population mean, if we have a population mean, if we have a population mean and we compare the sample mean, we compare the sample mean, comma, it is called one sample test. It is called one sample test. When we have the population mean and we compare the sample mean, it is called as one sample test. यहाँ क्या कर रहे हैं हम, हमारे पास एक population mean already है. जैसे कि example literacy rate of India, हमको पता है कि mean literacy rate of India क्या है, और हम किसी पर्टिकुलर गांव का कंपेयर कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं कि भाई जो हमारे कंट्री का लिटरेसी रेट है उससे हमारा कम है या ज़्यादा है. तो ऐसे में एक मीन तो ऑलरेडी हमको मालूम है, हम सिर्फ एक सैंपल ले रहे हैं और उसको कंपेयर कर रहे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं वन सैंपल टेस्ट. सेकेंड, स्मॉल बी, सेकेंड केस बी, when we have two samples, comma, we compare their means, we compare THEIR, we compare their means, comma, it is called two sample t test, small t, two sample t test, two sample t test, और इसी टेस्ट को बोलते हैं इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट.
यहाँ क्या है, दो अलग अलग सैंपल्स है हमारे पास, दो अलग अलग सैंपल्स के दो अलग अलग मीन्स हैं, उनको हम कंपेयर करते हैं, और इसीलिए इस टेस्ट का नाम है टू सैंपल टी टेस्ट या फिर इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। अब लिखिए थर्ड केस, स्मॉल सी लिखिए। When we have only one sample, but we compare the mean before and after the experiment. We compare the means, MEANS, we compare the means before and after the experiment, comma, it is called paired, PAIRED, paired sample t-test, PAIRED, paired sample t-test, full stop. It is also called a pre-post, pre-post test analysis. It is also called a pre-post test analysis. अभी जैसे आपने ऊपर लिखा था ना केस 1 में when there are two groups, अब लिखिए केस 2 for more than two groups, केस 2 for more than two groups, उसके नीचे लिखे we use, अब कैपिटल में लिखेंगे ANOVA, पांचों अक्षर कैपिटल में रहेंगे, अनोवा, we use अनोवा, ANOVA। अनोवा हम लोग कल पढ़ेंगे, अभी खाली आप इतना लिख के रख दीजिए, ठीक है। अभी आप मुझे बताइए Ma'am, कि अगर आपको, हाँ बेटा, can you please repeat the last sentence? एक्चुअली ना बेटा मैं नोट्स पढ़ के नहीं बोल रही हूँ, somebody else will नहीं repeat, मैं नहीं अपने मन से सिर्फ बोलते जा रही हूँ। नहीं, जस्ट मतलब मुझे पूछना था कि अनोवा कब यूज करते हैं, आपने वो For जो more बताया than था two मैंने मिस groups, कर दिया। ओके for more than two groups, जी, थैंक यू मैम। ओके बेटा, ठीक है। अभी हमने रिसर्च क्वेश्चन 1 लिखा था, अभी लिखे रिसर्च क्वेश्चन 2, रिसर्च क्वेश्चन 2, is there an effect of one variable on the other? Is there an effect of one variable on the other? Question mark. Is there an effect of one variable on the other? Question mark. अब यहाँ पे बेटा कभी कभी सिर्फ हम 2 वेरिएबल्स नहीं स्टडी कर रहे होते, हम 25-30 वेरिएबल स्टडी कर रहे होते हैं, तो हम उन सबके आपस में कॉज एंड इफेक्ट स्टडी करते हैं कि क्या कौन से वेरिएबल का कौन से पे फर्क पड़ रहा, कौन से वेरिएबल का कौन से पे फर्क नहीं पड़ रहा है। सो उसमें नीचे लिखे दिस क्वेश्चन इज आंसर्ड बाय, conducting a cause and effect study, full stop. We use correlation regression analysis, here, full stop. जब हमको इस तरह का कोई स्टडी करना है जहां हमको वेरिएबल्स का आपस में इम्पैक्ट स्टडी करना है, तो हम सबसे पहले 2 वेरिएबल लेके उनका कोरिलेशन निकालते हैं कि वेरिएबल्स वाकई में कोरिलेटेड है या नहीं है। अगर हमें मिलता है कि कोरिलेटेड है, तब हम उनके लाइन इक्वेशंस बना के या कर्व इक्वेशंस बना के या लॉजिस्टिक इक्वेशंस बना के रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं। सो दिस इज हाउ वी आंसर द रिसर्च क्वेश्चन ऑफ द कॉज एंड इफेक्ट स्टडी। तो इस तरह के मेनली सी देयर आर हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस इन, सिर्फ ये 2 कैटेगरीज में रिसर्च को नहीं बांधा जा सकता, रिसर्च बहुत सारे अलग अलग तरीकों का होता है, हम 2 ही पढ़ रहे हैं अभी। नेक्स्ट स्लाइड। We have written these cases, standard mean मतलब population mean versus sample mean अगर है तो 1 sample t test,
अगर एक सैंपल का मीन वर्सेस दूसरे सैंपल का मीन है तो 2 सैंपल टी टेस्ट। अगर एक ही सैंपल है लेकिन एक्सपेरिमेंट के पहले और बाद में है तो पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट। So this is what you have already written. Next slide. अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए और मुझे बताइए कि यहाँ पे कौन सा टेस्ट, इन तीनों टेस्ट में से कौन सा लगेगा। और तब तक आई जस्ट नो म्यूट माय माइक फॉर 5 मिनट्स। आप ध्यान से पढ़िए और ध्यान से सोच के मुझे बताइए कि कौन सा वाला टेस्ट लगेगा। We have 2 samples in this. So I think it'll be Ma'am, a two sample test. So Two two sample. samples. Two sample t-test, ma'am. Independent sample ma'am. t-test or two Independent. sample t-test. Two Yes. sample t-test. Independent sample t-test. वेरी गुड। 2 So, sample t-test. Yes. कौन पूछ रहा था रियल लाइफ एग्जाम्पल? अभी समझ में आया बेटा? Yes, ma'am. गुड। तो अभी अभी हम लोग ये जो 2 सैंपल टी टेस्ट, जितने भी टी टेस्ट है ना बेटा, ये सारे पैरामेट्रिक टेस्ट है। इनका बेसिक अजम्पशन है कि हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अभी अगर हमको सपोज डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है लेकिन हमको कंपेयर ही करना, यही वाला प्रॉब्लम सॉल्व करना है, लेकिन हमने जब देखा स्क्यूनेस कर्टोसिस तो हमारा डेटा तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो अब हम तो टी टेस्ट नहीं लगा पाएंगे। तो उसके लिए एक नॉन पैरामेट्रिक इक्विवेलेंट टेस्ट होता है, ठीक है। तो अपने कॉपी में नोट लिखिए, कॉपी में नोट लिखिए, द नॉन पैरामेट्रिक इक्विवेलेंट टेस्ट, द नॉन पैरामेट्रिक equivalent test for comparing two groups, is the non-parametric equivalent test for comparing two groups is MANN, man, M capital, MANN, NN, MANN, man। अगला वर्ड है विटनी, उसमें W कैपिटल, WHITNEY, विटनी, मैन, विटनी। तीसरा वर्ड है सिर्फ कैपिटल U, सिर्फ एक कैपिटल U, मैन विटनी यू टेस्ट, मैन विटनी यू टेस्ट। हर जो भी पैरामेट्रिक टेस्ट है ना बेटा, उसका नॉन पैरामेट्रिक इक्विवेलेंट है। तो हम लोग क्या करते हैं जनरली कि अगर हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं आ रहा है तो बच्चे क्या करते हैं, डेटा को मैनिपुलेट करते हैं और उसको नॉर्मल लेके आते खींचतान के। वैसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे पास टेस्ट अवेलेबल है उस टाइप के डेटा के लिए, ठीक है। एनीवेज, अभी हम इस प्रॉब्लम में हम लोग स्क्यूनेस कर्टोसिस अभी फिलहाल फाइंड नहीं कर रहे हैं, डमी डेटा लेके हम चल रहे हैं कि हाँ हमारा नॉर्मल ही है, इसलिए हम यहाँ पे 2 सैंपल टी टेस्ट लगा रहे हैं। तो अभी आप लिखिए अपने नोटबुक में न्यूमेरिकल 1। अगर मेरी आवाज ब्रेक होगी ना बेटा तो मुझे बता देना। उसमें लिखे टेस्ट, TEST, एरो करके लिखेंगे 2 सैंपल टी टेस्ट, एरो करके लिखेंगे 2 सैंपल टी टेस्ट। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन में नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट लिखिए।
there is no significant difference. null hypothesis का statement लिखेंगे, there is no significant difference there is no significant difference in the life satisfaction scores of the older and younger people. There is no significant difference in the life satisfaction score of the younger and older people. Full stop. इसी को इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे H0 दो डॉट देके A is equal to B. नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे सैंपल साइज हाँ बेटा किसी ने कुछ पूछा क्या? ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे सैंपल साइज, उसके नीचे लिखेंगे सैंपल वन इज इक्वल टू स्मॉल n लिखेंगे n1 स्मॉल n1 सैंपल वन इज इक्वल टू n1 इज इक्वल टू कितना है सैंपल वन? प्रॉब्लम में दिख रहा है, बताइए सैंपल साइज कितना है? 10 दोनों का 10 है तो n1 इज इक्वल टू 10 और सैंपल 2 का n2 इज इक्वल टू 10 तो n1 इज इक्वल टू 10 n2 इज इक्वल टू 10. अभी नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम DEGREE डिग्री ऑफ फ्रीडम FREEDOM डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू उसका फॉर्मूला लिखेंगे इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखेंगे ब्रैकेट में n1 minus 1 ब्रैकेट कंप्लीट n1 minus 1 ब्रैकेट कंप्लीट कर देंगे, दूसरा ब्रैकेट लेंगे n2 minus 1 n1 minus 1 प्लस n2 minus 1 n1 minus 1 और n2 minus 1 ब्रैकेट में लिखेंगे n1 minus 1 प्लस n2 minus 1 तो कैलकुलेट करके बताइए कितना आएगा? 18 करेक्ट. 10 minus 1 plus 10 minus 1 gives you 18. ठीक है, अभी नेक्स्ट लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में स्मॉल t और उसके पैर के पास नीचे लिखेंगे थोड़ा t स्टार्ट t लाइन के ऊपर लिखेंगे और t के पैर के पास में नीचे थोड़ा लिखेंगे स्टार्ट t स्टार्ट इक्वल टू का साइन लेके लिखेंगे the value of t calculated by using a formula. T start मतलब the value of t calculated by using a formula. T start is equal to value of t calculated by using a formula. नीचे की लाइन में लिखेंगे स्मॉल t उसके पैर के पास लिखेंगे क्रिट CRIT t क्रिट इक्वल टू का साइन देके लिखेंगे t critical is the value t critical CRITICAL t critical is the value of t obtained from the table the statistical table. एक टेबल दिया होता है लॉग टेबल जैसा, उसमें वैल्यूज दी होती हैं. So T critical is the value obtained from the statistical table. Full stop. उसके नीचे लिखिए रूल RULE रूल. When the value of T crit T CRIT नीचे पैर के पास उसके छोटा सा T crit
लेस देन का साइन देंगे, लेस देन का साइन देंगे और लिखेंगे टी स्टैट व्हेन टी क्रिट इज लेस देन टी स्टैट, कॉमा H0 when T crit is less than T stat. H0, that is null hypothesis. H0 is rejected. H0 is rejected. That is null hypothesis is rejected. I repeat this sentence. It is a very important one. When the value of T critical, which is obtained from the table, when the value of T critical is less than T stat, we reject the null hypothesis. We reject the null hypothesis. H0 is rejected. इतना लिख के हुआ कि बेटा आपका, so that I'll explain. Yes, Have you ma'am. written this? ठीक है, अभी आप ऊपर से देखते जाएंगे. हमने टेस्ट का नाम कैसे आया वो तो आपने ही मुझे बताया, ठीक है, तो वहां तो कोई कंफ्यूजन नहीं है. नल हाइपोथेसिस में हम लोग बोल रहे हैं कि दोनों ग्रुप्स, जो ओल्ड ग्रुप है और यंग ग्रुप है, उनके मीन्स में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि हम नल हाइपोथेसिस इक्वल टू का साइन दे के लिखते हैं कि बोथ आर इक्वल. तो यहाँ भी कोई कंफ्यूजन नहीं है. ए इज इक्वल टू बी हमने लिखा. उसके बाद हमारा वर्ड आया डिग्री ऑफ फ्रीडम. डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब पता है कि आपको, कि मैं समझा दूं? समझा दूं? Please explain. Please explain. ठीक है, ठीक है. एक अपन एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि सपोज एक ना डांस कंपटीशन हो रहा है छोटे बच्चों का और आप उसके जज हो. ये बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है. आई हैव बीन रिपीटिंग दिस ओवर द इयर्स. हजारों बार मैंने बता दिया है, बट दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल आई फील फॉर एक्सप्लेनिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम. ओके, सो यू आर द जज ऑफ द डांस कॉम्पिटिशन. अभी पहले बच्चे ने आके परफॉर्म करा, आपने उसको 10 में से 6 मार्क्स दे दिए, ठीक है. अब अगले ने आके परफॉर्म करा, तो आप मार्क्स कैसे देते हो? हाउ डू यू नाउ गिव मार्क्स? बताओ. कंपेयर करके फर्स्ट से. डू यू अग्री विथ आंसर बाकी के बच्चे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो आपने क्या करा, जो पहले बच्चे को मार्क्स दिए किसी भी जजमेंट को यूज करके अपने आप के, उसको अब आपने फिक्स कर दिया, उसको बेंचमार्क बना दिया, और बाकी के जो बच्चे हैं उनके जो परफॉर्मेंसेस को जज आप उस बेंचमार्क के हिसाब से कर रहे हो. तो आपने एक एक जो था उसको फिक्स कर दिया और बाकी सब उसके हिसाब से आप चेंज कर रहे हो. आर यू ओके? समझा क्या? समझा क्या ये आपको? इसीलिए हम करते Yes, ma'am. हैं 1. इसीलिए हमने क्या करा, -1. 10 बच्चे थे, 10 था ना सैंपल साइज, उसमें से हमने एक को माइनस कर दिया और बाकी 9 को वेरी कर रहे हैं, एक को फिक्स कर दिया. तो ये हुआ डिग्री ऑफ फ्रीडम. लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम का मीनिंग और फॉर्मूला हर टेस्ट के लिए अलग अलग है. ये टी टेस्ट के लिए मैंने आपको समझाया. आपको समझ में आया क्या अभी? अब मुझे एक बात बताइए, Yes, ma'am. अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला ध्यान से देखेंगे आप अपने सामने, इसको अगर हमको पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट के लिए यूज करना है, तो हमारे पास कितने सैंपल है? वहां पे एक ही सैंपल है, क्योंकि हम पहले बिफोर द एक्सपेरिमेंट और आफ्टर द एक्सपेरिमेंट ले रहे हैं डेटा को. तो सैंपल ही एक है हमारे पास, सिर्फ n है, n इज इक्वल टू 10. तो वहां डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वो सिर्फ हो जाएगा n-1, क्योंकि एक ही सैंपल है. यहाँ 2 बार क्यों जोड़ रहे हैं हम लोग, 2 ब्रैकेट क्यों बनाए? क्योंकि 2 अलग अलग सैंपल है. लेकिन पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट में क्योंकि हमारे पास एक ही सैंपल होता है, इसीलिए उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला हो जाता है n-1 सिर्फ. ठीक है, आगे देखेंगे उसको. यहाँ तक कोई परेशानी जो आपने लिखा है? अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. अगला स्लाइड. ये देखिए, हमने ये लाइफ सेटिस्फैक्शन स्कोर ले लिए हैं. ओल्डर एडल्ट्स के 10 है और यंगर एडल्ट्स के 10 है. नेक्स्ट स्लाइड. अब हम गए डेटा एनालिसिस टैब पे. आपको दिखा देंगे थोड़ा सा ना, एरो से ऊपर दिख रहा है, ऊपर में टूल बार में लास्ट. हाँ, ये देखिए एक्सेल में यहाँ पे आपको ना स्प्रेडशीट खोलते हैं तो यहाँ दिखता है. वो जब हम क्लिक करेंगे तो आपको एक विंडो खुलेगा जिसमें से ये वाला टेस्ट सिलेक्ट करना है, टी टेस्ट 2 सैंपल अज्यूमिंग इक्वल वेरिएंस.
अज्यूमिंग इक्वल वेरिएंस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि नल हाइपोथेसिस लिया है जहां पे हम बोल रहे हैं कि दोनों मीन सेम है। फिर एक ऊपर वेरिएबल 1 रेंज में हमने ओल्डर एडल्ट्स का डेटा ले लिया, वेरिएबल 2 रेंज में यंगर एडल्ट्स का डेटा ले लिया। अब आप ये वर्ड पढ़ेंगे हाइपोथेसिस मीन डिफरेंस। जब हम बोल रहे हैं दोनों मीन सेम है तो उनका डिफरेंस कितना आएगा? मीन ए और मीन बी का डिफरेंस कितना आएगा जब दोनों सेम है? तो फटाफट समझो बेटा। 0 0 0 आ जाएगा क्योंकि दोनों सेम है ना, तो दोनों को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो हमने वहां 0 लिख दिया। अब हमने टिक किया है, लेबल्स में टिक किया। इसका मतलब क्या है कि जो हमने डेटा लिया है उसमें जो पहला रो है उसमें नाम लिखे हैं, तो एक्सेल को उसका कुछ नहीं करना है। तो हमने बोल दिया कि पहली रो आपको करनी नहीं है इंक्लूड क्योंकि उसमें नाम लिखा है। फिर आप देखिए अल्फा की वैल्यू 0.05, हमने एरर अज्यूम कर लिया है 5% एरर, वी हैव अज्यूम्ड 5% एरर। Then we click on the output range and we select one cell, एक हमने सेल सिलेक्ट कर लिया कि जहां हमको आउटपुट चाहिए, फिर हमने क्लिक कर दिया ओके। ओके को क्लिक कर दिया। अब हमको एक आंसर टेबल मिल गया। ये आंसर टेबल मिल गया हमको जिसमें देखिए सबसे पहले मीन आ गए दोनों के, वेरिएंस आ गया, ऑब्जर्वेशंस मतलब सैंपल साइज कितना कितना है, पूल्ड वेरिएंस सब सारे 20 मिला के वेरिएंस, हाइपोथेसाइज मीन डिफरेंस 0, डिग्री ऑफ फ्रीडम 18 जो आपने कैलकुलेट किया है। अब देखने वाली बात ये है, अब मुझे नीचे का कुछ भी नहीं दिख रहा इन माई मोबाइल बिकॉज देर आर सम विंडोज ओपन इन माई मोबाइल। तो थोड़ा रीड करेंगे इसको, 4.257 के सामने क्या लिखा है? फर्स्ट कॉलम में 4.257 के सामने क्या लिखा हुआ है? टी स्टार्ट। टी स्टार्ट। T stat हाँ, उसके नीचे P1 टेल P1 टिल्ड, फिर T क्रिटिकल और नहीं, फिर 1.73 क्या है? 1.73 टी क्रिटिकल 1 T critical. ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखिए बेटा, आपको दोनों वैल्यूज दे रहा है वो, 1 टेल्ड की और 2 टेल्ड की। आप कौन सी सिलेक्ट करोगे? क्योंकि आपका नल हाइपोथेसिस इक्वल टू का साइन है, तो आप 2 टेल्ड लोगे कि 1 टेल्ड लोगे? 1 टेल। 210. 2 टेल्ड लेंगे। 2 टेल्ड इसलिए लेंगे क्योंकि नल हाइपोथेसिस है ना, इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन है तो हम 2 टेल्ड टेस्ट लेंगे यहाँ। ठीक है, तो हम वैल्यू लेंगे 2 टेल्ड की। अभी आप बताओ मुझे, टी स्टार्ट की वैल्यू 4.257 है और टी क्रिटिकल की वैल्यू हमारी आ गई 2 टेल्ड वाली 2.109। हमने एक रूल लिखा था अभी अभी, उस रूल के हिसाब से बताओ कि हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे? आपकी It नोटबुक will में be rejected. 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 HO rejected. HO is rejected. Why? Because rule है कि T critical is less than T stat. यहाँ पे T critical की वैल्यू कम है, T stat की ज्यादा है, इसीलिए हम अपना हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर रहे हैं। समझ में आया क्या बेटा आपको? नेक्स्ट स्लाइड। This is the formula for calculating T. Next slide. ये बेटा यहाँ पे मैंने ना टेक्निकली लिख दिया है आपके लिए कि T कैलकुलेटेड कितना है आपका, T स्टार्ट 4.257 है। नल हाइपोथेसिस कैसे लिखोगे, फिर T क्रिटिकल की वैल्यू कितनी आई, इंटरप्रेट कैसे करोगे, ये सारा यहाँ स्लाइड पे लिखा हुआ है। जो अगर वाकई में स्टैटिस्टिक्स यूज कर रहे हैं अपने रिसर्च में, उनको आगे काम आ जाएगा। नेक्स्ट। Okay, now what we'll do is you read this numerical and we'll again take a break. आप ये पढ़ लो और उसके बाद हम आते हैं और डिस्कस करेंगे। आप ये पढ़ करके और एक ब्रेक ले लो, then we'll meet at 1 o'clock. कितना हुआ आपकी घड़ी में? I mean मेरे घड़ी में it is 12:50. आपके घड़ी में कितना हुआ प्रीति मैम? 12:55 जी 12:55 ना, तो हम 5 मिनट में मिलते हैं। ये स्क्रीन ऑन रहने दीजिए। I'll start back in 5 minutes. यस मैम।
Ma'am, it will be the paired sample or pre-post test. Yes, is everyone there? Yes, ma'am. कौन सा टेस्ट लगेगा इधर? Ma'am, the pre-post or Sample. paired sample. Sample. Paired sample. सब लोग अग्री करते हैं इनके आंसर से? Yes, ma'am. किसी के पास कोई दूसरा आंसर है? नीलम आप हैं क्या? नीलम, Yes, ma'am. आपको समझ रहा कि बेटा मैंने बहुत कोशिश करी कि आपके हिसाब से धीरे धीरे बोलूं? Yes, आपको ma'am. समझ में आया है? समझ रहा है, yes, ma'am. ठीक है, धम्मशील आप हैं क्या बेटा? धम्मशील आप हैं क्या बेटा? कि भाग गए? अच्छा, कोई बात नहीं। एक्चुअली क्या, फिजिकल क्लासरूम में तो मैं पकड़ के बैठाती हूँ सबको, जबरदस्ती डांटती भी रहती हूँ। अब आप मुझे दिख ही नहीं रहे हो कोई भी, तो मैं क्या कर सकती हूँ? और मैं अच्छे से सुंदर सुंदर तैयार भी होके आती हूँ। अभी तो क्या फायदा, कुछ नहीं। बैठे रहो घर में ही और बिना देखे ही पढ़ाते रहो। कोई बात नहीं, चलो। यहाँ आपको समझ में आया कि 2 सैंपल करना है। एक्चुअली पिछला एक स्लाइड पीछे ले लेंगे प्रीति, मैं एक पॉइंट लिखवाना भूल गई। और एक स्लाइड पीछे, वो टेबल में जहाँ वैल्यूज थी ना, वो ले लेंगे। और एक स्लाइड। हाँ, मैंने आपको बेटा एक रूल तो लिखवा दिया, एक और रूल लिख लीजिए वहां टी टेस्ट के वहां पे। रूल 2। रूल 1 तो हमने लिख लिया था, अभी लिखे रूल 2। व्हेन, WHEN, व्हेन स्मॉल p लिखेंगे, स्मॉल p, छोटा वाला p पैरेट का। व्हेन p वैल्यू is less than alpha, when p value is less than alpha, when p value is less than alpha, comma, we reject the null hypothesis. We reject the null hypothesis. When p value is less than alpha, we reject the null hypothesis. हमारा अल्फा हमने कितना अज्यूम किया था? कितना अज्यूम किया था बेटा अल्फा? 0.05. हाँ, 0.05। और p वैल्यू 2 टेल्ड के लिए हमारे पास कितनी है? 0.0004 है ना? मतलब अगर 3, हम लोग डेसिमल के बाद बस 3 ही पॉइंट देखते हैं, तो डेसिमल के बाद 3 पॉइंट हमारे हैं 0.000। ठीक है, तो यहाँ हमारी p वैल्यू जो है वो अल्फा से कम है, तो इसीलिए हम नल हाइपोथेसिस को क्या कर रहे हैं? रिजेक्ट कर रहे हैं। ये समझ में आया क्या आपको? अभी कई सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि ये p वैल्यू होता क्या है। तो बेटा एक एरर हम अज्यूम करके चले डेटा एनालिसिस के पहले।
हमने अज्यूम किया एक एरर जब तक हमने डेटा कलेक्ट भी नहीं करा था। तो जो अल्फा हमने किया था वो हमारा अज्यूम्ड एरर था बिफोर डेटा एनालिसिस, और पी वैल्यू कैलकुलेटेड एरर है आफ्टर डेटा एनालिसिस। दोनों चीज सेम ही है, एक पहले का एरर है जो हमने अज्यूम कर लिया था, और दूसरा भी एरर है जो हमको कैलकुलेट होके मिला। समझ में आया क्या आपको? तो वहां पे एक नोट लिखेंगे, नोट, वेरी इंपॉर्टेंट नोट, आप नोट लिखेंगे वहां। Alpha is the assumed error. Alpha is the assumed error before conducting data analysis. Alpha is the assumed error before conducting the data analysis, comma, small p. P value is the error. P value is the calculated error. लिखो, P value is the calculated error obtained after data analysis. P value is the calculated error obtained after data analysis. Full stop. Both of them represent the level of significance. Both of them represent the level of significance. नोटेशन बस हम अलग अलग यूज कर रहे हैं कंफ्यूजन नहीं होने के लिए। दोनों का मतलब एक ही है, दोनों एरर है, दोनों लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, एक अज्यूम्ड एरर है और एक कैलकुलेटेड एरर है, बस इतना ही फर्क है। समझ में आया कि बेटा यहाँ तक? अब हम लोग आज के लिए वाइंड अप कर रहे हैं, कल हम स्टार्ट करेंगे, फिर से पूरा रिवाइज करेंगे जितना हमने आज पढ़ा, आगे का पढ़ेंगे 1 घंटे में, और उसके बाद अगले 2 घंटे पूरा एमसीक्यूज को खूब अच्छे से 2-3 बारी रिवाइज कर लेंगे। ठीक है? आर वी ऑल ओके? यस मैम। किसी को बहुत घबराहट हो रही, पसीने आ रहे, सपने में स्टैटिस्टिक्स दिखने वाला है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं ना? समझ में आ रहा था थोड़ा बहुत? 10%? You can answer. 95% Yes, ma'am, समझ we आया। understood. समझ रहा है मैम, Yes, ma'am. very clear. Yes. Good. Your way of explaining is, ma'am, extraordinary, ma'am. Very nicely explained. Very good. So I'll take all these as compliments, and I hope you will not forget to bless Definitely, my ma'am. son, and we'll Yes, ma'am. meet. Many, many blessings and many, many congratulations, ma'am. Once again, ma'am. Yeah, thank you from everyone Thank you on so behalf much, of him. And tomorrow then we'll join sharp at 10:30, and Yes, I'll ma'am. continue with. I've not slept straight for the last 5 days. So very, very hectic and very tired, but I had promised Preeti I'll be here. So tomorrow I'll resume again, and we'll complete whatever we are left with. Okay? Okay. Have a Okay, ma'am. wonderful Have a good day. day, ma'am. All the best for the seminars those all have, and I am leaving the meeting now. Preeti, can I leave, Okay. please? Yes, ma'am. Sure. Okay, bye-bye. Thank Bye. you. Bye, Thank you, ma'am. ma'am. Thank you, ma'am. Friends, we will meet at 2 p.m. for our seminars of commerce and business management. Okay? Okay, ma'am. Okay. So Okay, all the ma'am. best to everyone. Okay, thank you, ma'am. Okay. Okay, ma'am.